दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, सिवान, नालंदा, पूर्णिया समेत कई जिलों में डेंगू का कहर शुरू हो गया है। यह डेंगू के डंक ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो पटना और नालंदा डेंगू का हॉट स्पॉट बन चुका है। इन जिलों में हर दिन डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, साथ ही साथ कई तरह के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कल पटना जिले में डेंगू के 326 नए मरीज मिले हैं, जिससे पटना जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1844 पहुंच गया है। वहीं नालंदा जिले में भी अब तक 436 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया में भी डेंगू का पहला मरीज मिल गया है। डेंगू ने इस जिले में भी डंक मारना शुरू कर दिया है। वहीं सिवान शहर और महाराजगंज के कुछ इलाकों में डेंगू के मरीज मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख और नए सहयोगी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक मामले में आरोप पत्र दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। सीबीआई ने यह आरोप पत्र लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़े हुए मामले में दाखिल किया है। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनके जन्म स्थान सिताबदियारा से वापस रवाना होने से पहले नीतीश कुमार संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा शहरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का आरक्षण रद्द करने के फैसले की जिम्मेदारी उन पर डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि आप 5 साल पहले की घटना याद कर सकते हैं जिसकी वजह से मुझे गठबंधन से बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने इस मामले को लेकर के कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम एक अन्य मामले में आया था, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड नेता को अचानक राजद से नाता तोड़ना पड़ा था। या उस मामले में भी कुछ नहीं निकला। मैं दोबारा गठबंधन में आया हूं और नई चीज़ें शुरू हो गई है। ये कोई तरीका है? ऐसा लगता है कि ये सनक और कल्पना के आधार पर काम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार की प्रमुख नदी गंडक में आए अप्रत्याशित उफान के बाद उसका पानी नए नए इलाकों में फैलने लगा है। जब गोपालगंज में खतरे के निशान के पार होने के बाद इसके वैशाली और मुजफ्फरपुर में भी लाल निशान को पार करने की संभावना है। यह नदी का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जल संसाधन विभाग ने 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि वाल्मीकि नगर बराज पर नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन पानी कम होने के बाद तटबंधों पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद बिहार सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को तटबंधों की चौकसी करने और रातों में भी पेट्रोलिंग करने की हिदायत दी गई है। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो फिर वह बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार यानी कि सरकारी नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में नौकरी देने के वादे को लेकर के मुख्यमंत्री से ज्यादा तेजस्वी यादव को तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव कई बार खुले मंच से साफ कर चुके हैं कि उनकी नीयत में किसी भी तरह की खोट नहीं है। वह हर हाल में बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो रहा है। एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। मौजूदा अर्थव्यवस्था की चुनौती को स्वीकारते हुए भी हम लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इस मौजूदा दौर में नौकरी देना चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन हम अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि अगर हम लाखों में नौकरियां देने में सफल रहे तो फिर हम रोजगार देने वाला एक नया बिहार मॉडल बना सकेंगे, जिसे एक दिन पूरा देश फॉलो करेगा। बिहार में युवाओं को नौकरी देने के वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर हाल में युवाओं को नौकरी प्रदान करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। रुपये 75 साल में डॉलर के मुकाबले सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। या इन सब के बीच भी हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार कई समय से अपहरण केस में फरार चल रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो से तहलका मच गया है जिसमें उन्हें खुलेआम घूमते देखा जा सकता है। खबरों की माने तो 4 दिन पहले कार्तिक कुमार को गैंगस्टर से राजनेता बने अनंत सिंह की पत्नी वीणा देवी के साथ देखा गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रही है। जी हाँ, मौका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार्तिक कुमार को नीलम देवी के साथ देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि महागठबंधन सरकार के गठन के बाद ही बिहार सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी कोर्ट से कार्तिक कुमार को बिहार का कानून मंत्री बनाया था, जिसके तुरंत बाद कार्तिक कुमार विवादों में आ गए। जब उनको लेकर के ये खुलासा हुआ है कि उनके खिलाफ साल 2013 में अपहरण का मामला चल रहा है। यह मामले में वे भी एक आरोपी थे। दोस्तों बात करते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रघिया रेंज में शनिवार की सुबह हुई घटना के बाद जहां एक और लोगों में आक्रोश था तो वहीं बाघ का दहशत थी। जहां बाघ को अब मारे जाने की सूचना पर स्थानीय लोगों को राहत जरूर मिली है। जहां उसके शव को स्थानीय लोगों को भी दिखाया गया है। आपको बता दो कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे थे। जहां गाँव के लोगों ने खेत जाना बंद कर दिया था क्योंकि खेत में बाघ थे। बड़े लोग भी संभल करके घर से निकल रहे थे या 4-5 आदमी एक साथ निकल रहे थे। इस नरभक्षी को मारने के लिए जिस 7 सदस्य टीम का गठन किया गया है उसमें बगहा, बेतिया और मोतिहारी एसटीएफ तथा जिला पुलिस के तेज तर्रार जवानों को शामिल किया गया था। उन्हें अत्याधुनिक असलाहे दिए गए थे। वीटीआर की गाड़ी के सवार होकर के वे मौके पर पहुंच करके अपना काम कर रहे थे। वन विभाग की रणनीति थी कि यदि उस जगह से बाघ भागने की कोशिश करता है तो फिर वे लगाए गए जाल में उलझ जाएंगे। इतने में ही पहले से मोर्चा ले चुका जवान उसे शूट कर देंगे। वन विभाग की कार्रवाई को देखते हुए काफी संख्या में ग्रामीण भी वहां पहुंच गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10 स्टेट हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी की सहयोग से बनने वाले इन सड़कों के लिए नीतीश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने कुल 500 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इन सड़कों के बनने से भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों के लोगों को सीधा लाभ होगा। जब पथ निर्माण विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 स्टेट हाईवे और फिर एक पुल बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू के ललन सिंह ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जहां उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। उनके इस्तीफे के बाद से अब कई तरह की अटकलें शुरू हो गई है। जहां कहा जा रहा है कि ललन सिंह बीजेपी के टिकट पर मोकामा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के ललन सिंह ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है या फिर पत्ता नहीं खोला है, लेकिन सियासी गलियारों में बवाल जरूर मच गया है। ललन सिंह ने पिछले 3 बार से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि वे कभी भी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार जदयू महागठबंधन में शामिल हो गई है और जेडीयू की सहयोगी पार्टी आरजेडी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में हो सकता है कि ललन सिंह दूसरे दल के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव सिताब दियारा के लाला टोला में पहुंचे। इसी गांव में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को लोकनायक की पुण्यतिथि पर 11 अक्टूबर को जयंती है। जी हां, सिताब दियारा पहुंच करके नीतीश कुमार ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने प्रभावती देवी के नाम पर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सारण जिला के रिविलगंज से सिताब दियारा के बीच पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा ताकि सिताब दियारा के लोगों को जिला मुख्यालय जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा शुरू कर चुके हैं। उन्होंने गांधी जयंती के दिन अपनी यात्रा शुरू की थी, जहां उनका काफिला पटना से महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितरहवा के लिए रवाना हुआ था। प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। ये पद यात्रा 15 महीने तक चलेगी। इस दौरान प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने दावा किया था कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनने का बड़ा ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था, जिसके बाद अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे
आकर एक दिन बोल रहे थे कि हम कांग्रेस में जेडीयू का विलय कर दें। अब बताइए, ऐसी बात कोई बोलता है क्या? ये बातें नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के लिए कही है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि हम क्यों जेडीयू को कांग्रेस को मिलाएंगे, मैं आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है, इसीलिए उनका कोई ठिकाना नहीं है। वे बीजेपी की भाषा बोलते हैं। वे हमसे मिलने आए थे, हमने नहीं बुलाया था। हमारे बीच क्या बात हुई थी इस पर भी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वे बीजेपी के लिए हमारा विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वो छात्र छात्राएं उठा सकते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत करीब 200 से अधिक कॉलेज और 80 से अधिक कोर्स उपलब्ध है, जिसमें विद्यार्थी अपने इच्छा अनुसार एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स पूरा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी आपको हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार के अस्थायी निवासी ही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहाँ 10वीं पास छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 12वीं कक्षा के छात्र भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज में नामांकन कराने या फिर फाइनल ईयर के छात्र भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें दस्तावेज के बारे में अगर बात किया जाए तो दस्तावेज होगा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फीस की रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, अभिभावक का हस्ताक्षर और छात्र का हस्ताक्षर। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.ccbnic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अचानक जेपी की पुण्यतिथि मनाने की याद कैसे आ गई आपको। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बाढ़ मुक्त करने की चिंता छोड़ करके ये बताएं कि बिहार में कब तक कितने क्षेत्र को बाढ़ मुक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बाढ़ मुक्त करने की चिंता छोड़ करके ये बताएं कि बिहार में अब तक कितने क्षेत्र को बाढ़ मुक्त किया गया है, ये बताएं। डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भेजे गए एक पत्र को जारी किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपकी ये संवेदनशील स्वागत योग्य है। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलाए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को केंद्र सरकार पर बड़ा तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार का झुकाव बिहार की ओर नहीं बल्कि गुजरात की ओर है। यही वजह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात से चलाई गई, न कि बिहार से। पद यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार से लोगों ने मोदी सरकार को 39 सांसद दिए हैं, जबकि गुजरात से मात्र 26 सांसद है। लेकिन सुखद और सुरक्षित यात्रा कराने वाली अत्याधुनिक ट्रेन गुजरात को दिया गया और बिहार को पैसेंजर ट्रेन दिया गया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि गुजरात की आबादी 6 करोड़ है जबकि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। इसके बावजूद भी इसके बिहार को एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं दिया गया है। बीते 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सुविधा और खूबियों से लैस देश की तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलती है, जहां इस गाड़ी की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाता है। यह ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा होते हुए मुंबई तक जाती है। जहां ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है। लगभग 6.5 घंटे में गाड़ी गांधीनगर से मुंबई के बीच दूरी तय कर लेती है। दोस्तों, बात करते हैं कि अपने बड़बोले बयान को लेकर के सुर्खियों में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर से यानी कि भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पानी के बिना मछली छटपटाती है, ठीक उसी तरीके से एनडीए से जेडीयू के बाहर निकलते ही बीजेपी छटपटा रही है और इसके नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो वोटर है और न ही जेडीयू का साथ है, हालांकि बिना पानी के मछली की तरह छटपटा रही है। जल्द ही बिहार से इसका सफाया हो जाएगा। आगे गोपाल मंडल कहते हैं कि बिहार में यदि कोई साफ छवि के नेता है तो फिर वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वह पाक साफ के व्यक्ति हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक कोर्ट का मामला है। हाईकोर्ट के आदेश का सब
सबको पालन करना चाहिए। जब कई लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जल्द से जल्द निर्णय लेकर के चुनाव कराना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार पर बीजेपी के लगे आरोप पर कहा है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को लेकर के चल रहे हैं, वे विरोधी नहीं है। जब सारी पार्टियां एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ, अलग होने के बाद भाजपा छटपटा करके क्या क्या बोल रहे हैं, इसको कुछ ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, ना वोटर है और ना कुछ है, इसलिए बिना पानी के मछली की तरह छटपटा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। यहाँ नीतीश कुमार सरकार ने बक्सर में स्थित रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ स्टेशन की मांग उठाई है और केंद्र से सवाल पूछा है कि जब यूपी में फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या किया जा सकता है, तो फिर ऐसा ही बिहार में क्यों नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ दोहरी नीति और फिर उपेक्षापूर्ण रवैया का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने कई मौके पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन करने की अनुशंसा केंद्र को भेजी है, तो फिर आखिर इसको लेकर के अब तक कोई पहल क्यों नहीं हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को लड़का कहकर के मजाक उड़ाया है। इसके बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की भी जमकर के खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने भी नीतीश कुमार को लड़का कहकर के संबोधित किया है। सम्राट चौधरी ने खुलासा किया है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए हमारे पिता शकुनी चौधरी का पैर पकड़ा था। सीएम नीतीश के बयान के बाद सम्राट चौधरी ने कड़ा प्रतिकार किया है। जब मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने कैरेक्टर के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, वे 7 दफे पार्टी बदलते हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को भी लड़का कहकर के संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लड़के राजनीति में आए हैं और जयप्रकाश के सिद्धांत को 2 साल भी नहीं माना। कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने 1977 में बिहार में सरकार बनाई, जब उनकी विचारधारा पर भी एक लड़का उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल खरीफ सीजन की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज काफ़ी ख़राब रहा। जहाँ कुछ इलाकों में बारिश की कमी के कारण धान की बुआई ही नहीं हो पाई है, वहीं कई इलाकों में तेज बारिश के कारण फसलें जलमग्न हो गई है। इन परिस्थितियों का सबसे बुरा असर धान के किसानों पर पड़ा है। जब बिहार राज्य में किसानों को कुछ ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ कम बारिश के कारण लक्ष्य के अनुसार धान की बुआई का काम नहीं हो पाया है। यही कारण है कि अब राज्य सरकार द्वारा किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती के लिए बीज और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। बिहार उद्यान विभाग द्वारा वैकल्पिक खेती योजना के तहत राज्य के यानी कि बिहार के किसानों को प्याज की खेती करने के लिए 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत 98,000 रुपये निर्धारित की है, जिस पर उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को करीब 49,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बिहार उद्यान विभाग ने किसानों से आवेदन मांगे। तो ऐसे में अगर आप भी प्याज की खेती करते हैं तो फिर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आप सरकार के तरफ से उन 50,000 रुपये अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज अपने पैतृक गांव खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड की सरबंडी गांव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान बड़े व्यक्तित्व के थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें हमेशा बेइज्जत किया है। इसके बावजूद उनके निधन के मात्र 12-13 दिन के बाद मेरे चाचा ने मुख्यमंत्री की तारीफ करना शुरू कर दिया। ये मुझे सही नहीं लगा। जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जब चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री बने रहेंगे उससे चिराग पासवान गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मंत्री बनना चिराग पासवान का सपना नहीं है। चिराग पासवान का एक लक्ष्य बिहारी फर्स्ट बनाना है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान एक बार जब बिहार की सत्ता में आ जाएंगे तो फिर 30 साल तक कोई भी पार्टी बिहार से चिराग पासवान को हटा नहीं सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि मोकामा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जहां आगामी 3 नवंबर को यहां वोटिंग होना है, जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है जो चुनाव में खराबी हो सके। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने मोकामा उपचुनाव को लेकर के सीधे सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि आज मोकामा में आपराधिक छवि वाले नेताओं का बोलबाला है। यहाँ ऐसे लोग जीत रहे हैं जिनका पूरा बैकग्राउंड
आपराधिक रहा है। इन सब के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि मोकामा में हमेशा से बाहुबलियों का राज नहीं चलता था। ये तब हुआ जब नीतीश कुमार बाढ़ के सांसद बने। मोकामा में अगर किसी ने अपराध को बढ़ावा दिया तो वह नीतीश कुमार है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार बाढ़ के सांसद थे। उस समय जनता दल के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजजीवन सिंह किसी भी आपराधिक को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सांसद नीतीश कुमार इसके खिलाफ 3 दिन तक अनशन पर बैठ गए और सिर्फ नीतीश कुमार की जिद के कारण दिलीप सिंह को टिकट देना पड़ा, जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई वो भी दबंग थे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि वे उपचुनाव को लेकर के खुद पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं। इस दौरान मैंने देखा है कि यहाँ मौजूदा नीतीश सरकार और आपराधिक छवि वाले लोगों के बाहर निकलने की बेचैनी है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि मोकामा से जिस भी कैंडिडेट को बीजेपी को टिकट देगी उसकी जीत निश्चित है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड में गंडक नदी का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है, जहां बेमौसम बाढ़ से गांव के लोग हैरान है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने से पूर्वी चंपारण से होकर के गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है। अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के अरेराज एवं संग्रामपुर प्रखंड के कई निचले इलाकों में नदी के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया है। यह नदी में उफान के कारण लोगों के घरों के कई हिस्सों में पानी प्रवेश कर रहा है। बाढ़ के पूरे हालात बन गए हैं, जहां लोगों में इसे लेकर के भय का माहौल है। वहीं इस साल जिला बाढ़ से वंचित रहा है, लेकिन अब बिन मौसम बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। जहां चंपारण की मुख्य फसल धान अब पक गई है, वहीं धान की कटाई भी शुरू है। संग्रामपुर और अरेराज के इलाके गंडक नदी के पानी फैलने से धान की खेती भी डूब गए हैं, जहां सब्जियां और खेती की बर्बादी से किसान परेशान हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों से अपील की है कि वे घर छोड़ करके निकल जाएं, लेकिन वे अभी भी वहीं हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के यानी कि जेपी के जयंती के मौके पर सारण के सिताब दियारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि उनके दौरे से पहले ही बिहार में जेपी को लेकर के सियासत गर्मा गई है। यह बीजेपी और जेडीयू के बीच जेपी का सबसे बड़ा हिमायती बताने की होड़ मच गई है। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले सरकार ने जेपी के पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा बिहार सरकार की तरफ से की गई है। पहले सिर्फ जेपी की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाता था। इसको लेकर के बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश लोकनायक के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के भ्रष्टाचारियों की गोद में जा बैठे हैं। उन्हें खुद को जेपी का शिष्य कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जेपी ने जिस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तानाशाह के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके खिलाफ भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ करके सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वे खुद को जेपी का शिष्य कहें। नीतीश कुमार कांग्रेसियों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के बिहार में धोखा और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पर एक युवक से एक लड़की मोहब्बत के कसीदे पड़े थे और उसी ने इंटरनेट पर लड़की का अश्लील वीडियो बना डाला और वायरल कर दिया। जब प्रेमी की हरकतों से परेशान लड़की शनिवार को कदमकुआं थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी। आरोपित करण बेनीवाल उत्तर प्रदेश में कुंडला के फौजीगिरी गांव का रहने वाला बताया जाता है। जब पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की ने शिकायत पत्र के साथ इंटरनेट पर अपलोड की गई तस्वीरों और वीडियो के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। थाना अध्यक्ष विमलेंद्र कुमार ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। लड़की के मुताबिक इंस्टाग्राम के माध्यम से ही करीब 6 माह पहले करण से दोस्ती हुई थी, जब करण ने अपनी बहन से बात कराई थी। उसके बाद वह प्रेमी से मिलने कुंडला में स्थित उसके घर पहुंच गए, जहां वहां उसकी मुलाकात करण की मां से भी हुई। उन्होंने अंतरधर्म विवाह पर रजामंदी नहीं जताई। इसके बावजूद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। इस बीच विश्वास में लेकर के करण ने उसके साथ असहमति से शारीरिक संबंध बनाया और इस दौरान धोखे से उसका वीडियो भी बना डाला। इसके बाद वीडियो को अपलोड करने की धमकी देकर के उसका शारीरिक शोषण करता रहा। लड़की ने बताया है कि जब उसे करण काफ़ी परेशान करने लगा तो फिर उसने फ़ोन करके बातचीत बंद कर दी। इसके बाद करण ने इंटरनेट पर अश्लील तस्वीरें डाल करके उसे मानसिक प्रताड़ना देने लगा। जहां उसकी हरकतों से परेशान लड़की ने एक बार खुदकुशी करने की भी प्रयास किया था। जब वे 3-4 दिनों तक PMCH यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती भी रही थी। ये जानने के बाद भी करण ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया, उल्टा दोनों की निजी पलों का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसके बाद लड़की ने उसे सबक सिखाने के लिए ठान ली। उसने थाने में
में आकर के शिकायत दी। आपको बता दूं कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्रियों का जलवा बॉलीवुड या फिर अन्य फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों से कम नहीं है। जब भोजपुरी की फिल्में कम समय में तैयार हो जाती है और यहाँ एक्ट्रेस के पास काम ज़्यादा होता है। हालांकि इस इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों की फीस थोड़ी कम है, लेकिन लगातार मिलने वाली फिल्मों की वजह से उनके पास दौलत बेशुमार है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा दर्शक भोजपुरी फिल्म के हैं, जिसकी संख्या 40 करोड़ के करीब है। जब भोजपुरी की फिल्में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में देखी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर किसके पास कितनी दौलत है। तो भोजपुरी दर्शक के दिलों पर राज करने वाली रानी चटर्जी अब तक 450 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी है। एक समय रानी चटर्जी भोजपुरी की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक थी। वे एक फिल्म के लिए 8 से 12 लाख रुपए तक फीस लेती है और उनकी कुल संपत्ति लगभग $5 मिलियन बताई जाती है। जब भोजपुरी सिनेमा की बोल्ड सुपर एक्ट्रेस अमरपाली दुबे ने दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के साथ फिल्म करने का रिकॉर्ड बना लिया है। वे भोजपुरी के लगभग हर बड़े स्टार के साथ पर्दे पर अपना जलवा दिखा चुकी है। जहां वे एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए लेती है, वहीं खबरों की माने तो अमरपाली के पास 14 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। अब बात करते हैं मोनालिसा के बारे में। तो मोनालिसा ने अब भले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर के टीवी का रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन एक ज़माने में उनके पास फिल्मों की कमी नहीं थी और वे सबसे ज़्यादा पैसे कर लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वे पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव के अलावा भोजपुरी के हर बड़े चेहरे के साथ काम कर चुकी है। वे एक फिल्म के लिए 7 से 10 लाख रुपए चार्ज करती थी, जहाँ उनकी कुल संपत्ति 18 करोड़ से ज़्यादा का अनुमान है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नाम आज भी हर किसी की जुबान पर है। भोजपुरी के फैन अक्षरा सिंह को खूब पसंद करते हैं। वे इस समय भोजपुरी की सबसे ज़्यादा महंगी अभिनेत्री है। वे एक फिल्म की 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती है। उनकी कुल संपत्ति 50 से 60 करोड़ रुपए बताई जाती है। काजल राघवानी आज भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती है, जहाँ वे एक फिल्म में काम करने के लिए 18 से 20 लाख रुपए फीस लेती है। काजल राघवानी की कुल नेटवर्थ 2 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह हर फिल्म के लिए 8 से 12 लाख रुपए चार्ज करती है। वहीं प्रियंका पंडित एक फिल्म के 4 से 5 लाख रुपए चार्ज लेती है। जब पाखी हेगड़े एक फिल्म के लिए 2 से 4 लाख रुपए फीस लेती है। रिंकू घोष एक प्रोजेक्ट के लिए 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करती है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली का असर दिखने लगा है। जब बिहार में भूजल के स्तर में वृद्धि हुई है, बिहार में 5826 में 20 फुट और 1588 पंचायतों में 30 फुट पर भूजल का स्तर मिलने लगा है। जब पीएचईडी का मानना है कि आगामी गर्मी में भूजल का स्तर कहीं नहीं गिरेगा और लोगों को पानी के लिए परेशानी नहीं होगी। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक जल जीवन हरियाली अभियान के कारण भूजल के स्तर में सुधार हुआ है। जहाँ आसपास के राज्यों में गर्मी में पानी के लिए दिक्कत होती थी, वही बिहार में हर परिवार तक पानी पहुंच रहा है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक जल जीवन हरियाली अभियान के कारण भूजल के स्तर में सुधार हुआ है। जहां आसपास के राज्यों में गर्मी में पानी के लिए दिक्कत होती थी, जहां वहीं बिहार में हर परिवार तक पानी पहुंच रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान से भूजल के स्तर में काफी सुधार आया है। गाँव में सोख्ता तालाब और कुएं की खोज की गई है। वहीं दोबारा से वैसे आहार पैन को अस्तित्व में लाया गया है, जो कभी पानी का स्रोत नहीं रहा। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली छठ के मौके पर घर जाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपावली छठ पर दिल्ली, मुंबई से पटना का विमान किराया 3 गुना तक महंगा हो गया है। जी हां, इस रूट पर यात्रा करने के लिए लोगों को अपनी जेब काफ़ी ढीली करनी पड़ रही है। जहाँ खबर के अनुसार दिल्ली से पटना आने का सर्वाधिक विमान किराया 10,260 रुपये है, जो शुरुआत विमान किराया से 3 गुना और 2.5 गुना है। यही हाल मुंबई से पटना का भी है। इस रूट पर विमान किराया 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। आपको बता दूं कि मुंबई से पटना आने का सर्वाधिक विमान किराया 11,933 रुपये तक पहुंच गया है। इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए अगर आप इस रूट पर यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आप जल्द से जल्द टिकट बुक कर लें। वहीं अगर बात अधिकतम विमान किराया की करें तो फिर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पटना आने का विमान किराया 16,000 से 20,000 रुपये तक पहुँच गया है। जानकारों की माने तो इस समय ट्रेनों की सभी सीटें फुल चल रही है, जहाँ ऐसे में लोग फ्लाइटों का टिकट ले रहे हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस काम में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में जैसे जैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, वैसे वैसे बिजली कंपनियों की कमाई में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। पहले छमाही में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 2844 करोड़ रुपये तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 3393 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है। आपको बता दूं कि
बिजली कंपनी की ओर से पुराने मीटरों को हटा करके अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जिससे बिजली की चोरी की समस्या तो खत्म हो रही है, साथ ही साथ बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल देना पड़ रहा है। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक ऐसा बिजली मीटर है जिसे उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने से पहले उस मीटर को रिचार्ज करना होता है। बिजली उपभोक्ता जितना रिचार्ज कराएगा वह उतनी ही बिजली खर्च कर पाएंगे। अगर आप अपने मीटर को रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के राजगीर, गया और बोधगया में रहने वाले लोगों को अब गर्मियों में जल संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जल जीवन हरियाली अभियान योजना के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के राजगीर, गया और बोधगया में घर घर गंगा जल पहुंचाया जाएगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद गया के तेतर जलाशय में गंगा जल के एकत्रीकरण का काम शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार के उद्घाटन के बाद यह शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया, नालंदा समेत 38 जिलों के लोग बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चला रही है। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है तथा जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक है। दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जहाँ विधवा पेंशन योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में अगर किसी महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच है और उनके पति की जान चली जाती है तो वह महिला विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिर इसमें आवेदन कैसे करें। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा, या फिर आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सुपौल समेत 14 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जहां खबर के अनुसार बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सुपौल, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा एवं सहरसा जिले में 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। जहां वहीं लोगों से बड़े बड़े पेड़ पौधे और फिर बिजली के खंभे से दूर रहने को कहा गया है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों बिहार में कई लोगों को वज्रपात से लोगों को काफी परेशानी का उठाना पड़ा था। जहां वहीं इन जिलों के अलावा पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, सुपौल समेत कई जिलों में 10 स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे। इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। खबर के अनुसार एशियन विकास बैंक यानी कि ADB के सहयोग से बिहार में 10 स्टेट हाईवे के निर्माण को लेकर के नीतीश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जहाँ पथ निर्माण विभाग जल्द ही इस स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य शुरू करेगा। आपको बता दूं कि बिहार के इन सभी स्टेट हाईवे निर्माण होने से बिहार के कई जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इससे लोगों का आवागमन सुगम होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये भर्तियां बिहार कृषि विभाग में होगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इन पदों पर भर्ती को लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के नए कृषि मंत्री ने कहा है कि बिहार में BAO समेत 9000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर के चयन आयोग के पास जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन PG तक होगी। जहाँ इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाशित नोटिफिकेशन में दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दरभंगा से चलने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार मुजफ्फरपुर जंक्शन के आउटर में हाल ही में बने 4
स्टम्पिंग लाइन को चालू करने और फिर प्लेटफॉर्म 1 की लाइन से पॉइंट हटाने के लिए प्री नन इंटरलॉकिंग और नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। वहीं इन ट्रेनों के अलावा कुछ ट्रेनों का परिचालन बदलते हुए मार्ग से किया जाएगा। इसीलिए अगर आप इस रूट से ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के ट्रेनों की डिटेल्स चेक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, सिवान, पूर्णिया, नालंदा समेत 38 जिलों में जमीन का कागजात फ्री में निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के कुछ कागजातों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जिसे आप ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि बिहार के सभी जिलों में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कई लोगों के पास जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे जमीन सर्वे में परेशानी आ रही है। इसलिए आप जमीन के कागजात ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। खबर के अनुसार जमीन के खेसरा, खतौनी, नकल, खतियान, केवला आदि दस्तावेज को बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन कागजातों के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जमीन का केवला निकालना चाहते हैं तो फिर बिहार की आधिकारिक वेबसाइट है भूमि जानकारी .bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं और एडवांस सर्च पर क्लिक करें। आप यहीं से अपने जमीन का खतियान डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको आज का न्यूज़? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।